जो है ना, जब उनके पर्स में पैसा जाएगा, उनके हाथ में पैसा जाएगा, तो देखिए कैसे परिवार का भला होता है। मुद्दा है महिलाओं को आर्थिक लाभ देने का, और जितना लोग डालेगा ना उससे 500 रुपया ज्यादा ही हम डालेंगे। हमारे सामने कोई ऑफर आएगा तो हम लोग उसको पूरे उससे मेरिट पर उसको अध्ययन करेंगे, और जो हमारे लिए बेटर होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। अगर उनको 2500 रुपया प्रति माह देने की बात ही है तो हम तो कहेंगे थोड़ा धनराशि कम है और ज़्यादा होना चाहिए। कि महिलाएं जो है ना, जब उनके पर्स में पैसा जाएगा, उनके हाथ में पैसा जाएगा, तो देखिए कैसे परिवार का भला होता है। नीतीश बाबू को 20वां साल शुरू हो गया है, सब लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। 2025 का साल चुनावी साल होगा। 2025 के दंगल में आमने सामने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होंगे, और इन दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं आरसीपी सिंह। हमारे साथ मौजूद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव तो आमने सामने होंगे ही, लेकिन आपका एक लंबा अनुभव रहा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और आपने एक नई पार्टी का निर्माण भी किया। बिहार की जनता काफ़ी उम्मीद है, लगातार पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। पार्टी अगर अच्छी सीटें लाती है और कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती है, तो किस प्रकार से जो जनता का वाजिब हक है, चुनाव तो जीत जाते हैं। नीतीश कुमार भी 19 सालों से विराजमान है, तेजस्वी भी साथ में चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहते हैं तो अच्छे और सच्चे बन जाते हैं। पार्टी अगर जनता देती है मौका, तो किस प्रकार से जनता का वाजिब हक मिलेगा? देखिए, आपने सही कहा कि 2025 बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव बना है। और आपने ये भी कहा कि जो लोग मैदान में रहेंगे, तो हम लोग भी मैदान में रहेंगे और मजबूती के साथ मैदान में रहेंगे। और मेरा जो अनुभव बिहार का रहा है, 14 वर्षों का राजनीतिक संगठन बनाया है हम लोगों ने, और मजबूत संगठन बनाया है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ा जाए, और बिहार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे जो है हैंडल किया जाए, जो खास करके जनता से जुड़े हैं, उनके लिए हम लोगों के पास बिल्कुल स्पष्ट, इसको कहते हैं ना, रोड मैप है। जैसे 2-3 की मैं चर्चा करना चाहूँगा, बहुत का नहीं। ये कई बार मैंने कहा है कि देखिए, ग्रामीण जो इलाका है हमारा, आप जाते हैं तो देखिएगा कि प्रखंड है, अंचल है, भीड़ लगी रहती है। काहे के लिए भीड़ लगी हुई है? छोटे छोटे काम के लिए लोग वहाँ लाइन लगाए रहते हैं, और बिना पैसा दिए उनका एक काम होता नहीं। नीचे जो स्थिति है, बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है, राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट है। उसके बावजूद भी आज अगर आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, म्यूटेशन कराना है, तो चक्कर तो काटने ही पड़ते हैं, साथ साथ उसमें और भी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो चूंकि मेरा अनुभव रहा है सरकार में काम करने का भी, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर का भी, तो इसीलिए हम लोग का बहुत स्पष्ट है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम बिहार में चलता था, सरकार आपके द्वार, जो खास करके नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते थे। भाई, मेरा कहना है कि सरकार को तो जनता के दरबार पर ही होना चाहिए। और आजकल मैंने बताया ना कि आपको जितनी भी सुविधाएं लेनी हो, कहाँ जाना पड़ता है? आपको सरकार के दरबार में जाना पड़ता है। आप ब्लॉक में जाइए, आप अंचल में जाइए, और वहाँ जब जाते हैं तो क्या स्थिति होती है? तो मेरा ये मानना, और हम लोग, हमारी पार्टी का ये मानना है कि हम लोग अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जनता को सेवाएं दी जानी है, मैंने बताया ना कुछ सेवाओं की मैंने चर्चा की कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, म्यूटेशन, ये सब जो हमारा अंचल होगा, जो हमारे अंचलाधिकारी होंगे, जो संबंधित पदाधिकारी होंगे, उनका दायित्व होगा कि उनके दरवाजे पर वो पहुंचाएं। और अगर नहीं पहुंचाएंगे तो तनख्वाह किस बात की दी जाती है? नंबर 1, इस फॉर्मेट पे काम बिल्कुल, और ये संभव है। भाई, जब आप इलेक्शन कमीशन को आपने देखता है ना कि घर घर तक हर एक वोटर के पास है कि नहीं पहुंचा, पर्ची पहुंच जाती है, वोटर मशीन है कि नहीं, तो भाई हर एक कर्मचारी हमारा 3-3, 4-4 कर्मचारी की एक पंचायत में है, उसकी जिम्मेवारी क्या है? 3 ही 4 चीज तो पहुंचाना है हर एक घर में, पहुंचा दीजिए। इससे आप जरा समझिए कि जनता को कितनी राहत मिलेगी। जो एक क्या सरकार के बारे में इमेज बन जाता है कि बिना पैसा लिए दिए काम नहीं होता, छोटी छोटी चीजों को लेकर करके। मैंने बताया ना कि म्यूटेशन का मामला, भाई जमीन किसी का नाम पर है, कुछ और खेल हो जाता है,
और किसी की जिम्मेवारी नहीं बनती। तो ये सब आपको वहाँ पर सुनिश्चित करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, बिहार में हमारे यहाँ पेंशनर्स हैं, मैं सरकारी पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, ओल्ड एज पेंशन वाले हैं, दिव्यांग पेंशन वाले हैं, आपके ये विधवा पेंशन वाले हैं, सबको पूरे देश में साहब सबसे कम कहीं मिलता तो बिहार में सिर्फ 400 रुपया महीना। बताइए साहब, 400 रुपये में क्या होगा जी? इसको तो तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। इतना बड़ा हमारा इस तरह के लोग हैं जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जिन्हें समाज की सेवा की है, जो ओल्ड हो गए समाज में सेवा की है। तीसरा बहुत बड़ा जो हमारा सेक्शन है किसानों का, भाई केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के माध्यम से साल भर में 6,000 रुपये देती है, बिहार सरकार 1 रुपया नहीं देती है। बिहार सरकार कब आती है आपकी मदद के लिए? जब आपकी फसल बर्बाद हो जाए, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, ओला से, तब ना आती है। हमारी पार्टी की ये सिर्फ मान्यता नहीं है, हम लोग इसमें विश्वास करते हैं कि जब हम लोग सत्ता में होंगे तो केंद्र सरकार किसानों को जितना पैसा देगी किसान सम्मान निधि योजना में, कम से कम उतना राज्य सरकार भी देगी। उनकी एक आमदनी होगी, उससे उनका खर्च बढ़ेगा। फिर आप देखिए, चौथी चीज आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा बिहार जो है आज भी क्या बना हुआ है? मजदूरों की मंडी। हमारे बच्चे, हमारे युवा बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जबकि अपने यहाँ इतनी संभावना है। अभी आपने देखा ना भाई, इन्होंने ही अभी कराया सबमिट, कराया ना, जब देश भर से लोग आए हैं, बताया जा रहा है कि 1,80,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट का लोग प्रस्ताव रखें। बिहार में देखिए किसी चीज की कमी नहीं है, एक से एक अच्छा मिनरल्स अपने पास है। जितने हमारे जो है एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हैं वो हमारे पास हैं। सिर्फ सोच की जरूरत है, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग बाहर से आकर के इन्वेस्टमेंट करें और हमारे जो बच्चे हैं उनको यहीं पर रोजगार मिले। ये नहीं सोचना चाहिए कि बिहार में है ही नहीं। मैंने बताया आप तो 2-3 चीज़ों को मैं बता दूं कि भाई आप बिहार में, सब लोग क्या कहते हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, झारखंड बंटने से कोयला चला गया तो अवरक चला गया। सबसे ज़्यादा मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर कहीं सोना है तो बिहार में है। आरसीपी जी, ये तो विकास की बात ही हो गई, अब बोलने का भी समय आ गया, क्योंकि एनडीए में जिस प्रकार से आपने भाजपा ज्वाइन किया था, एनडीए में बड़े चेहरे रहेंगे आरसीपी में, सीधे तौर पे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी की टीम और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तब, और दूसरे छोर पे तेजस्वी यादव रहेंगे, कांग्रेस उनके साथ रहेगी। तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया तमाम लोगों को दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, तब ने आपने पार्टी का निर्माण किया, तो आप जो पूरी तरह से रोड मैप बता रहे, तो कैसे मुकाबला होगा 243? बिल्कुल, देखिए सुनिए, राजनीति में हमेशा पहले भी बड़े बड़े चेहरे रहते हैं और जब चुनाव होता है ना, सब चेहरे बदल जाते हैं। नहीं तो फिर तो कोई पार्टी, जो पार्टी एक बार सत्ता में आती परमानेंट वही रहती है, ऐसा नहीं। देखिए सब जगह बिहार में नीतीश बाबू को 20वां साल शुरू हो गया है, सब लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। आप चाहिएगा तभी ना होगा। तो बिल्कुल, हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे बदलाव करने के लिए? लोग तो बनाए, मुख्यमंत्री साथ दिए हैं। अरे भाई, तो सब देखिए, तो भाई एक सीमा होती है ना किसी चीज की। मैंने क्या बताया कि भाई बदलाव तो करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। शरीर ही बदलता है जी, तो पद क्या होता है? और देखिए जो आपने बताया ना, एक चर्चा की आपने, जो माँ और बहन की जो प्रोत्साहन की, देखिए एक बात जरा समझिए, बिहार में भी 50% आबादी महिलाओं की है, 2,65,000 करोड़ का बजट है बिहार का, 50% बजट पर उनका हक है कि नहीं हक है? तो अगर उनको 2,500 रुपया प्रति माह देने की बात ही है, तो हम तो कहेंगे थोड़ा धनराशि कम है और ज़्यादा होना चाहिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि महिलाएं जो है ना, जब उनके पर्स में पैसा जाएगा, उनके हाथ में पैसा जाएगा, तो देखिए कैसे परिवार का भला होता है। वो पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करती। तो ये तो बहुत अच्छी सोच। तेजस्वी यादव के इस घोषणा से आप खुश हैं ना? खुशी नहीं है, हम कह रहे हैं कि यही सब, ये योजना हर एक पार्टी को अपना रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे कहीं नहीं रहिएगा। बताइए, आधी आबादी उसको देते क्या आप? उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो
घोषणा ही कर दीजिए कि बीजेपी भले ही चुनाव लड़ेगी तो आने वाले समय में ये देखना मुनासिब हुआ, क्योंकि 243 सीट लड़ना है, चुनाव को जीतना है, तो कहीं ना कहीं एकता में मजबूती होती है। तो तेजस्वी यादव के साथ हम रिश्ते, आपने देखिए मैंने क्या बताया, मैं एक बार नहीं कई बार बोलूँ, मैं किसी को नापसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जो मुद्दा है महिलाओं को आर्थिक लाभ देने का। तो मैं तो जितने राजनीतिक दल हैं उन सबसे मैं कहूँगा कि आप भी अपने घोषणा पत्र में इसको डालिए, हम तो डालेंगे ही, और जितना लोग डालेगा ना उससे 500 रुपया ज़्यादा ही हम डालेंगे। तो चुनाव पे बात कर लिया जाए, चुनाव पे 243 अब तो आने वाला है, सरगर्मी तेज हो जाएगी, तो आखिर 243 पे आप लड़िएगा तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। अगर चुनाव बिहार में जीतना है तो साथ तो चलना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार के खिलाफ तो आपने आह्वान कर दिया, ऐलान कर दिया कि अब इनको उखाड़ के फेंक देना है, तो तेजस्वी के साथ आपको कुछ देखिए, नहीं आप उसको जरा ज़्यादा ही सोच ली। हमने क्या बोला, हमने कहा कि देखिए वो 20 वर्षों तक रह चुके हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में हम लोगों को बहुत ज़्यादा, चूंकि उम्र होता है ना जी, जो नीतीश बाबू 2005 में 2025 में रहेंगे क्या, वो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये और ये, हम दूसरी बात बोल रहे हैं। हम तो अपनी बात करेंगे ना, हम तो अपना एजेंडा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे ना, और जनता से हम अपना वोट हम मांगेंगे। आमंत्रण आता है साथ चलने के लिए, तो तेजस्वी यादव देखिए हमने तो बताया ना, हमने क्या बताया आपको, शुरू में मैंने बताया कि मैं किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा, मैं सबका निमंत्रण स्वीकार करूंगा, देखूंगा कौन निमंत्रण हमारे लिए ज्यादा लाभदायक। भी आपसे दुखी नहीं है तो हम काहे के लिए दुखी, हम क्यों उनसे दुखी रहेंगे भाई, हम सबको मिलकर के बिहार के लिए काम करना है, ऐसा थोड़े कुमार को उखाड़ना है भाई। नीतीश कुमार, फिर आप जरा समझ क्या रहे हैं, नीतीश कुमार एज व्यक्ति हम बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 20 साल रह चुके, कितने वर्षों तक रहेंगे मुख्यमंत्री हो, सीधी बात है। लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह से जब पूछा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें बैठक होगी पार्लियामेंट। तो भाई, तो अमित शाह ही तो ठीक ही बात ना बोल रहे हैं कि भाई कोई निर्णय को हवा में होता है क्या, किसी भी पार्टी का निर्णय लेने का एक तरीका है ना जी, कि उनका जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी उसमें तय होता है। भाई जनता दल यू और बीजेपी दोनों अलग अलग पार्टी है ना, ऐसा तो नहीं कि एक ही पार्टी है, गठबंधन एक है, तो हर एक पार्टी का अपना निर्णय लेने का अपना अपना एक तरीका होता है ना। लेकिन एक सवाल और है, जिस प्रकार से आपका एक लंबा अनुभव रहा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, एक अच्छी पकड़ है, नालंदा से भी आते हैं, और लोग चाहते भी थे जब आप बीजेपी ज्वाइन किए तो लोग चाहते थे कि आप फ्रंट पे आए, भाजपा क्यों नहीं मौका दे रही थी, क्यों नहीं सामने आ रहे थे। अब तो आपने जो पार्टी बनाया, आप सब लोग की पार्टी है, सब की पार्टी रहेगी, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा, अमीर गरीब सब एक रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक नया जो विकल्प है उसके तौर पर भी आपको, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं आपको, वही मैंने बताया ना कि अभी आपने देखा ना कि तिरहुत का बाई इलेक्शन हुआ, करारा जवाब मिला भाई, जो रिकॉग्नाइज पार्टी है तीसरे चौथे नंबर पर चली गई। तो ये देखिए, इसी बात को मैं बोल रहा हूं कि भाई बिहार में जो मुद्दे हैं, जनता के जो सरोकार की चीजें हैं, उस पर अब काम करने के। इमामगंज का भी वही रिजल्ट आया। देखिए हमारा दूसरा कहना है, हमारा कहना नहीं, देखिए परिवर्तन जो है ना ये स्वीकार करना पड़ेगा, तकदीर बदलनी है बिहार की। देखिए सवाल है कि सोच कैसे बदलेगा, आपको बताइए। अच्छा ये परिवर्तन काहे होता है, अगर एक ही चीज रहे तो यही क्यों संसार में नियम बनाया गया परिवर्तन, तो एक ही चलता रहे। 243 की तैयारी चल रही है। देखिए हम लोग पूरे बिहार में मजबूती के साथ विधानसभा की तैयारी करेंगे, अपनी ताकत तो हमारी मजबूत है ही, हमारे सामने कोई ऑफर आएगा तो हम लोग उसको पूरे उससे मेरिट पर उसको अध्ययन करेंगे, और जो हमारे लिए बेटर होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। चलिए, सीधे तौर पे आरसीपी सिंह थे और आप सब लोग की पार्टी का निर्माण भी किया, और इनकी सीधे तौर पे मंशा है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव लाना है, जनता का जो वाजिब हक है उसे किसी भी कीमत पे जनता तक देना है, और बिहार को बदलने के लिए कहीं ना कहीं संकल्प